हम रोज हिंदी बोलते हैं, हिंदी में सोचते भी हैं और शायद सपने भी हिंदी में ही देखते हैं। लेकिन क्या कोई मानेगा अगर मैं कहूं कि जिस हिंदी शब्द को हम अपनी पहचान मानते हैं, वो शब्द खुद हिंदी भाषा का है ही नहीं? ये सच में एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो पहली बार सुनने पर किसी को भी चौंका सकता है। और आज की हमारी इस चर्चा की नींव भी इसी एक दिलचस्प बात पर टिकी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन बहुत ही खास है। हम एक लॉन्ग ऑडियो सेशन करने वाले हैं जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों और भाषा विज्ञान के नोट्स के आधार पर 3500 साल से भी ज्यादा पुराना सफर हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही विस्तृत चर्चा होने वाली है। जी, तो वैदिक मंत्रों की गूंज से शुरू होकर आज की 17 अलग-अलग बोलियों तक का सफर हम तय करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस भाषाई महासागर में डुबकी लगाते हैं और शुरुआत उसी सवाल से करते हैं जो मैंने अभी पूछा। मतलब अगर हिंदी शब्द हिंदी का नहीं है तो फिर ये आया कहाँ से? देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें भाषा के मूल स्वभाव को समझना होगा। अगर बुनियादी बात करें तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ होता है बोलना या कहना। हाँ, मैंने एक रिसर्च नोट में पढ़ा था जहाँ हेनरी स्वीट जैसे भाषा वैज्ञानिक का जिक्र है। उन्होंने इसे तकनीकी तरीके से समझाया है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। मतलब जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसे एक आवाज देना। सही कहा आपने। और वहीं अगर हम दर्शन की तरफ जाएं तो महान दार्शनिक प्लेटो का नजरिया बहुत ही गहरा है। उनका मानना था कि विचार हमारी आत्मा की मूक वार्ता है और जब वही मूक वार्ता होठों तक आ जाए तो उसे भाषा कहा जाता है। प्लेटो की ये बात तो मुझे बहुत ही कमाल की लगी। हाँ, बहुत ही दार्शनिक है। इसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे विचार एक साइलेंट फिल्म की तरह हैं जो लगातार हमारे दिमाग के पर्दे पर चल रही हैं और भाषा उस साइलेंट फिल्म का ऑडियो ट्रैक है। बिल्कुल। जब तक ऑडियो नहीं जुड़ता सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि फिल्म में क्या चल रहा है। ये एक बहुत ही शानदार एनोलॉजी है आपकी। मूक फिल्म से ऑडियो ट्रैक तक का ये सफर ही हमारे वजूद को दूसरों तक पहुंचाता है। जी। लेकिन अब आपके उस बड़े सवाल पर आते हैं कि इस ऑडियो ट्रैक का नाम हिंदी कैसे पड़ा। ये कहानी शुरू होती है एक भौगोलिक और ध्वन्यात्मक बदलाव से। हमें नक्शे पर थोड़ा पीछे जाना होगा। सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी यानी वही इलाका जहां से हमारी प्राचीन सभ्यता की पहचान जुड़ी है? बिल्कुल। प्राचीन काल में जब ईरानी लोग, जिन्हें हम फारसी भी कहते हैं, वे भारत की तरफ आए तो उन्हें एक बड़ी भाषाई चुनौती का सामना करना पड़ा। कैसी चुनौती? उनकी भाषा की एक खास ध्वन्यात्मक प्रकृति थी। वे स ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते थे। उसकी जगह वे ह बोलते थे। अच्छा, तो ये जानबूझकर नहीं था? जी नहीं, ये कोई जानबूझकर किया गया बदलाव नहीं था। बस उनके बोलने का तरीका ही ऐसा था। तो ये बस उच्चारण का हेरफेर था। जिसे कई लोग श और स में फर्क नहीं कर पाते, वैसे ही ईरानी लोग स को ह बोलते थे। एकदम सटीक। और इसी उच्चारण भेद के कारण जो सिंधु नदी थी वो उनके मुंह से निकलकर हिंदू बन गई। ओह, तो सिंधु से हिंदू। हाँ, और धीरे धीरे सिंधु नदी के पार का जो पूरा विशाल भौगोलिक क्षेत्र था उसे वे हिंद कहने लगे। और इसी हिंद शब्द से फारसी व्याकरण के अनुसार हिंदिक शब्द बना। हिंदिक, इसका क्या मतलब था? हिंदिक का मतलब था हिंद के लोग या हिंद की चीजें। तो तकनीकी और ऐतिहासिक रूप से हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब हमारी भाषा का नाम उन लोगों ने रखा जो बाहर से आए थे। जी हाँ, ऐसा ही है। सिंधु से सिंध, फिर हिंदू या हिंद, और वहां से हिंदिक और आखिर में हिंदी। एक छोटी सी उच्चारण की भिन्नता ने पूरी दुनिया के लिए एक विशाल भूभाग और उसकी भाषा का नाम तय कर दिया। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। अगर हम इतिहास के धागों को आगे जोड़ें तो इसी हिंदिक शब्द ने आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत की पहचान को गढ़ा। वो कैसे? जब यूनानी लोग आए तो उन्होंने इसी शब्द को अपनी भाषा में ढाला और ये इंडिका बन गया। अच्छा, इंडिका। जी। और फिर उसी इंडिका से अंग्रेजी भाषा का शब्द इंडिया निकल कर आया। ये तो ऐसा है जैसे एक शब्द ने पूरी दुनिया का सफर तय किया हो। बिल्कुल। अब जब हम देख रहे हैं कि भाषा एक भौगोलिक सीमा पार करती है तो वो अपना रूप कैसे बदल लेती है? वो महज एक शब्द से एक पूरी पहचान कैसे बन जाती है? इसके लिए हमें भाषा की कार्यप्रणाली को समझना होगा।
हमारे पास जो रिसर्च है उसमें भाषा के 3 मुख्य रूपों का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। हर भाषा मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है। सबसे पहला और प्रधान रूप है मौखिक रूप। इंसान ने लिखना बहुत बाद में सीखा, सबसे पहले उसने बोलना शुरू किया था। और मौखिक रूप इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। एक साक्षर और एक निरक्षर दोनों ही मौखिक भाषा का समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा रूप जाहिर है लिखित होगा, जो कि गौण है यानी सेकेंडरी है। क्योंकि लिखित रूप पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उस भाषा की लिपि आती है या नहीं। हाँ, ये केवल साक्षर लोगों तक सीमित है। और तीसरा रूप है सांकेतिक। सांकेतिक यानी इशारों की भाषा। सिर्फ हाथों के इशारे नहीं, इसमें प्रतीकों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक की लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है, या रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी ट्रेन को चलने का इशारा करती है। ये भी संवाद का ही एक तरीका है। बिल्कुल, ये तो हुए भाषा के रूप, लेकिन इसके काम करने का तरीका क्या है? मुझे रिसर्च में भाषा की 8 प्रमुख विशेषताओं की एक लिस्ट मिली है, और मैजिकल तरीके से समझें ताकि ये कोई रटी रटाई थ्योरी ना लगे। हाँ, जरूर। जैसे पहली विशेषता है कि भाषा एक साधन है, साध्य नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि भाषा कोई मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक गाड़ी है जो आपके विचारों को दूसरी जगह पहुंचाती है। आपका मुख्य लक्ष्य अपनी बात समझाना है, भाषा सिर्फ उसका माध्यम है। और दूसरी विशेषता ये है कि यह एक अर्जित संपत्ति है, मतलब हम इसे जन्म से अपने साथ लेकर नहीं आते। यही कारण है कि अगर भारत में पैदा हुए किसी बच्चे को जन्म से ही जापान में बड़ा किया जाए तो वो स्वाभाविक रूप से जापानी ही बोलेगा। हाँ, वो अनुकरण करके सीखता है, जो कि भाषा की तीसरी विशेषता है, अनुकरण। इंसान नकल करने में माहिर है, और भाषा की शुरुआत एक बच्चा अपने माता पिता और आसपास के लोगों की नकल करके ही करता है। सही बात है। चौथी विशेषता है कि यह सर्वव्यापी है, जहां इंसान है वहां भाषा है। और पांचवी यह है कि यह परिवर्तनशील है। बिल्कुल, ये लगातार बदलती रहती है। लेकिन इन सब में जो छठी विशेषता है उसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सी वाली? छठी विशेषता कहती है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर विकसित होती है। और मैं कहूंगा कि यही वो धुरी है जिस पर हिंदी के 3500 साल के इतिहास का पूरा पहिया घूमता है। अच्छा, वो कैसे? भाषा विज्ञान में इसे प्रयत्न लाघव कहा जाता है, यानी कम से कम मेहनत में अपनी बात कह देना। इंसान की जीभ स्वभाव से उन ध्वनियों को बोलने का आसान तरीका खोज लेती है जिन्हें बोलने में गले पर ज्यादा जोर पड़ता है। क्या हम इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण देख सकते हैं? मतलब ये कठिन से सरल वाला नियम असल जिंदगी में कैसे काम करता है? आप खुद अपने आसपास देखिए। हम टेलीविजन को आज क्या कहते हैं? टीवी। हाँ, रेफ्रिजरेटर को हम फ्रिज कहते हैं। बिल्कुल। माइक्रोवेव ओवन सिर्फ ओवन या माइक्रोवेव रह गया है। हमारा दिमाग और हमारी जीभ लगातार शॉर्टकट खोजते हैं। तो जब कोई शब्द बोलने में लंबा या भारी लगता है तो समाज उसे घिसकर छोटा और आसान बना देता है। एकदम सही। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहूं तो हम इंसान शुरू से ही थोड़े आलसी रहे हैं। आप इसे आलस कह सकते हैं या फिर आसानी की तलाश। और यही आसानी की तलाश ना सदियों से भाषा को एक नया आकार दे रही है। जी। इसी 7वीं विशेषता जो भौगोलिक सीमा है और 8वीं विशेषता विचार विनिमय के साथ मिलकर भाषा लगातार बहती रहती है। तो अगर हम इस कठिन से सरल वाले नियम को इतिहास के पन्नों पर रखें तो सर AFR हॉर्नले का 1880 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण सामने आता है। हाँ, हॉर्नले का वर्गीकरण बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं के पूरे कालक्रम को 3 बड़े हिस्सों में बांटा है। उन्होंने इतिहास को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से देखा। इस भाषाई सफर की शुरुआत होती है प्राचीन आर्य भाषा काल से, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये वो दौर था ना जब संस्कृत अपने चरम पर थी। बिल्कुल। और संस्कृत के भी 2 रूप थे। पहला था वैदिक संस्कृत। ये मुख्य रूप से वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों तक सीमित थी। रिसर्च बताती है कि इसमें कुल 52 ध्वनियां थीं, 13 स्वर और 39 व्यंजन। हाँ, ये बहुत ही समृद्ध लेकिन बहुत ही कड़े नियमों में बंधी हुई व्यवस्था थी। और दूसरा रूप था लौकिक संस्कृत। लौकिक यानी जो आम लोक में या संसार में प्रचलित हो रही थी। इसी लौकिक संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और पाणिनि जैसे महान वैयाकरण ने अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ लिखा, जी, जिसने भाषा को एक नियमबद्ध ढांचा दिया। लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या 52 से घटकर 48 रह गई थी। जी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती। बताइए क्या? अगर वैदिक संस्कृत इतनी परफेक्ट थी, उसमें 52 ध्वनियां थीं, इतना साइंटिफिक स्ट्रक्चर था,
तो लोगों ने उसे छोड़ा क्यों? कोई अपनी इतनी समृद्ध भाषा को छोड़कर लौकिक संस्कृत और फिर बाद में प्राकृत या अपभ्रंश की तरफ क्यों जाएगा? यहाँ आपका वही आलस या कठिन से सरल वाला नियम काम आता है। वैदिक संस्कृत बहुत उत्कृष्ट थी, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन उसका उच्चारण हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी ध्वनियां थीं जिन्हें जिह्वा मूल्य ध्वनियां कहा जाता है। जिह्वा मूल्य, ये क्या होता है? जिह्वा मूल्य का मतलब है वे ध्वनियां जो जीभ के एकदम मूल भाग यानी गले के पास से निकलती हैं, जैसे वैदिक काल में ल और लहड़ जैसी ध्वनियां थी। अच्छा। अब आप सोचिए, एक आम इंसान जो खेत में काम कर रहा है या बाजार में सामान बेच रहा है, वो रोजमर्रा की बातचीत में गले पर इतना जोर डालकर एकदम शुद्ध उच्चारण कैसे करेगा? ये तो सच में बहुत ही मुश्किल काम है। बात करते करते इंसान थक जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए जैसे जैसे समय बीता, ये जटिल जीवामूल्य ध्वनियां लौकिक संस्कृत आते आते विलुप्त हो गईं। लोगों ने उन शब्दों को बोलने का आसान तरीका निकाल लिया। और इसी वजह से ध्वनियां 52 से 48 हो गईं। जी हाँ। और ये आसान करने का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषा का दौर, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय है। इसे दस्तावेजों में जन जन की आवाज कहा गया है। ये वो दौर था जब भाषा सच में महलों और गुरुकुलों से निकलकर गांव की चौपालों तक पहुंच गई। इसमें सबसे पहले आती है पाली भाषा। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा कहा जाता है। मैंने पढ़ा है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति पल्ली शब्द से मानी जाती है। पल्ली का मतलब होता है ग्राम या गांव। यानी ये पूरी तरह से आम ग्रामीण लोगों की उनकी अपनी समझ की भाषा थी। यही कारण है कि जब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया तो उन्होंने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने उपदेशों के लिए पाली भाषा को चुना। वो इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बात समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। अगर वे जटिल भाषा का प्रयोग करते तो उनका संदेश आम जनता समझ ही नहीं पाती। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। भाषा को एलीट वर्ग से निकालकर आम जनता के हाथों में सौंपना। और पाली के बाद फिर प्राकृत का दौर आया। हाँ, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसे पाली का ही अगला कदम मान सकते हैं। और जिस तरह बुद्ध ने पाली को अपनाया, उसी तरह महावीर स्वामी ने जैन धर्म के उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया। ये आम लोगों की जबान में इतनी घुल मिल गई थी कि लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जड़ें इसी प्राकृत में खोजी जा सकती हैं। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। प्राकृत से आज की जो हमारी आधुनिक हिंदी है, वहां तक का सफर रातों रात तो हुआ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके बीच में जरूर कोई ऐसा संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड रहा होगा जिसने पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच एक पुल का काम किया। उसी पुल को ना भाषा विज्ञान में अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। लेकिन शब्द अपभ्रंश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया हो या कुछ बिगड़ गया हो। आपने एकदम सही पकड़ा। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप। ऐसा क्यों? दरअसल जो पुराने और सख्त व्याकरण के जानकार थे, जब उन्होंने देखा कि आम जनता प्राकृत के शब्दों को अपनी सहूलियत के हिसाब से और ज्यादा तोड़ मरोड़ कर बोल रही है, तो उन्हें लगा कि भाषा भ्रष्ट हो रही है। ओह, तो ये एक तरह का जजमेंट था। हाँ, इसीलिए उन्होंने इसे अपभ्रंश नाम दिया। लेकिन हकीकत में ये कोई गिरावट नहीं थी, ये भाषा का स्वाभाविक विकास था। तो अगर हम एक धागे में पूरे विकास क्रम को पिरोएं तो ये ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, उसमें से छनकर निकली लौकिक संस्कृत। जी। फिर वो और सरल होकर बनी पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली से विकसित हुई शुद्ध प्राकृत, प्राकृत से बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश के ही परवर्ती या बाद के रूप को अवहट्ट कहा गया। और फिर उस अवहट्ट की कोख से जन्म लिया हमारी आज की हिंदी ने। ये एकदम सटीक टाइमलाइन है। और दिलचस्प बात यह है कि जिसे पंडितों ने बिगड़ी हुई भाषा कहा, उसी अपभ्रंश में आगे चलकर महान साहित्य रचा गया। बिल्कुल रचा गया। मेरे नोट्स में जिक्र है स्वयंभू का, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उन्होंने पौम चिरू नाम का एक पूरा महाकाव्य इसी बिगड़ी हुई भाषा में लिख डाला। और पुष्पदंत का भी जिक्र आता है, जिन्हें अपभ्रंश का वेदव्यास या भवभूति माना जाता है। जब आप किसी भाषा में महाकाव्य लिख सकते हैं तो वो भाषा बिगड़ी हुई कैसे हो सकती है? वही तो,
वो तो जनमानस की सबसे शक्तिशाली आवाज बन चुकी थी। मुझे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की एक टिप्पणी बहुत मजेदार लगी। उन्होंने इस अपभ्रंश को णणण भाषा कहा है। णणण भाषा इसलिए क्योंकि जब भाषा सरल होने लगती है तो लोग शब्दों को गोल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? ग्रामीण इलाकों में आप आज भी देखेंगे कि लोग पानी को पानी बोलते हैं। हाँ, मैंने सुना है। ण ध्वनि का इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा था कि वाजपेयी जी ने इसे णण भाषा ही कह दिया। इसके कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे अवहंस, अवहट या ग्राम्य भाषा। अब इस अपभ्रंश के पुल को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं आज के दौर में। को तोड़ता है कौन सा मिथक? ये कि हिंदी कोई एक अकेली एकरूपी भाषा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हिंदी मतलब सिर्फ वो जो हम किताबों में पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनलों पर सुनते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि हिंदी असल में एक विशाल छाता है। एक पूरा इकोसिस्टम है, एक ऐसा समूह है जिसमें कोई एक दो नहीं बल्कि 5 पूरी की पूरी उपभाषाएं और उनके नीचे 17 अलग-अलग बोलियां शामिल हैं। ये हिंदी की असली ताकत है। अपभ्रंश कोई एक जगह रुकी हुई चीज नहीं थी। जी। जैसे जैसे लोग अलग अलग भौगोलिक दिशाओं में गए, अपभ्रंश भी क्षेत्रीय स्तर पर बंट गया। मुख्य रूप से 5 क्षेत्रीय अपभ्रंश बने। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस और पैशाची या जिसे ब्राचड़ भी कहते हैं। और इन्हीं से फूटी हमारी 17 बोलियां। चलिए इसे थोड़ा मैप पर इमेजिन करते हैं। हाँ, चलिए एक मेंटल मैप बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम की तरफ। शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। अब अगर आप मथुरा, आगरा, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का इलाका देखें तो इसके अंदर 5 बोलियां आती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं। यही आज की हमारी मानक या स्टैंडर्ड हिंदी का आधार है। इसके अलावा कृष्ण की धरती से निकली ब्रज भाषा, हरियाणा की बांगरू जिसे हम हरियाणवी कहते हैं, बुंदेलखंड की बुंदेली और कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी का हिस्सा हैं। अब यहाँ से थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं। जब हम अर्धमागधी अपभ्रंश वाले क्षेत्र में आते हैं तो वहां जन्म होता है पूर्वी हिंदी का। इसके अंदर 3 बहुत ही मीठी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भगवान राम की कथा अवधी में ही जन जन तक पहुंची। तुलसीदास जी का रामचरितमानस इसी का प्रमाण है। और अगर हम और पूरब में जाएं तो हमें मागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी उपभाषा मिलती है। बिहारी के अंदर भी 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। विद्यापति के गीत मैथिली में रचे गए। और भोजपुरी का तो क्या ही कहना। बिल्कुल, आज के समय में भोजपुरी सिर्फ बिहार या यूपी तक सीमित नहीं है। ये मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी जैसे दुनिया के कई देशों में बोली जा रही है। अब थोड़ा उत्तर की तरफ पहाड़ों की वादियों में चलते हैं। खस अपभ्रंश से विकसित हुई हमारी पहाड़ी उपभाषा। इसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी बोलियां आती हैं। और आखिर में वीरों की भूमि यानी राजस्थानी। इसकी तो अपनी 4 अलग-अलग दिशाओं की शाखाएं हैं। पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी या ढूंढाड़ी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थानी जिसे हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहा जाता है। तो अगर इस पूरे परिदृश्य को देखें तो ये एक विशाल वटवृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें वैदिक संस्कृत की 52 ध्वनियों की गहराई में है, जिसका तना अपभ्रंश की खुरदुरी जमीन से होकर तो को खोलना है। सही कहा। ये समझना है कि जिस हिंदी को हम एक सिंगल हाईवे समझते हैं वो असल में अलग अलग पगडंडियों, नदियों और क्षेत्रीय लहजों से मिलकर बना एक विशाल पारिवारिक वृक्ष है। उज़्बेकिस्तान वाला ये तथ्य वाकई भाषा की उस ताकत को दर्शाता है जो सरहदों से परे जाती है। और देखिए, इस पारिवारिक वृक्ष को समझने के लिए सबसे पहले इसके बीज को समझना होगा। हमारी शोध सामग्रियों में एक शब्द बार बार आता है, अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश? हाँ, आम बोलचाल में लोग इसे कोई बिगड़ा हुआ रूप मान लेते हैं, जैसे भाषा में कोई खराबी आ गई हो। लेकिन भाषा विज्ञान के नजरिए से ये सदियों तक चलने वाले एक टेलीफोन गेम की तरह है। टेलीफोन गेम मतलब वो कानाफूसी वाला खेल? बिल्कुल वही। होता यह है कि प्राचीन काल में जब विद्वान संस्कृत के उस कठोर व्याकरण का पालन कर रहे थे, तब आम जनता ने अपनी सुविधा और अपना समय बचाने के लिए शब्दों को थोड़ा सरल करना शुरू किया। संस्कृत से ये सफर पाली तक गया, पाली से प्राकृत तक, और फिर प्राकृत के जिन सरलीकृत रूपों ने जन्म लिया उन्हें अपभ्रंश कहा गया। इसी अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक हिंदी की 5 मुख्य शाखाएं निकली: पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी।
ये टेलीफोन गेम वाला उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। मतलब सदियों तक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की हड़बड़ी में शब्दों के किनारे घिसता रहा और नई भाषाएं जन्म लेती रहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं उस शाखा से जिसने आधुनिक हिंदी को उसका सबसे मजबूत ढांचा दिया। अपभ्रंश के इस पूरे सिद्धांत में जो नाम सबसे बड़ा स्तंभ बनकर उभरता है वो है शौरसेनी अपभ्रंश। ऐतिहासिक रूप से देखें तो शौरसेनी अपभ्रंश का मुख्य केंद्र मथुरा और उसके आसपास का वो प्राचीन शूरसेन जनपद था। ये इलाका सत्ता, संस्कृति और व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है हमेशा से। तो इसी शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की शाखा का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी के भीतर जो सबसे प्रमुख आवाज बनकर उभरी वो है हमारी खड़ी बोली। खड़ी बोली का इतिहास तो अपने आप में कई विरोधाभास समेटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी कहा क्योंकि ये कुरु जनपद के आसपास की बोली थी। सुनीति कुमार चटर्जी इसे जनपदीय भाषा कहते हैं, लेकिन इसका जो सबसे मशहूर नाम है खड़ी बोली, स्रोतों के अनुसार यह नाम लल्लू लाल जी ने दिया था। सही बात है। अब देखिए, इसके नामकरण के पीछे भी विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि इस बोली में खड़ी पाई की अधिकता होती है, यानी वो खड़ी लकीर जो हम हिंदी शब्दों के अंत में या मात्राओं में देखते हैं, उसके कारण इसे ये नाम मिला। और अगर इसके व्याकरण को देखें ना तो ये आकार बहुला है। आकार भोला मतलब? इसका मतलब है कि इसके अधिकांश शब्दों का अंत आ की ध्वनि पर होता है, जैसे गया, आया, खाया, चला। ये बिल्कुल सीधी, सपाट और बिना किसी लाग लपेट वाली संरचना है। अच्छा। और इसके साहित्यिक सफर की बात करें तो अमीर खुसरो इसके प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पहेलियों और मुखरियों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया। और बहुत बाद में आधुनिक युग में आकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास इसका पहला महाकाव्य बना। यहाँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के उस खड़ी पाई वाले तर्क पर थोड़ा ठहरना जरूरी लगता है मुझे। क्यों? मतलब क्या किसी भाषा का नामकरण सिर्फ उसकी लिखावट या मात्राओं की बनावट के आधार पर हो सकता है? अगर हम खड़ी बोली को सुने तो ये बहुत ही दो टूक और तीखी लगती है, एकदम सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। तो क्या इसकी जो खड़ी या कर्कश ध्वनि है उसका इस नामकरण में कोई सीधा योगदान नहीं है? देखिए, आपका ये संदेह बिल्कुल जायज है। भाषा विज्ञान में कई जगह खड़ी का अर्थ खरी, कड़क या तनीवी भी माना गया है। हाँ, वही तो। जब कोई खड़ी बोली बोलता है ना तो गले और जीभ की मांसपेशियों पर अधिक जोर पड़ता है। इसमें ध्वनियों को खींचने या गोल करने की वो प्रवृत्ति नहीं होती। ये बिल्कुल तीर की तरह सीधी निकलती है। इसलिए इसके खरेपन और स्पष्ट उच्चारण ने भी इसे खड़ी बोली कहलवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसके एकदम विपरीत खड़ी है हमारी ब्रज भाषा। हाँ, बिल्कुल उलट। शौरसेनी अपभ्रंश के इसी आंगन में पली बड़ी एक ऐसी बोली जो खड़ी बोली की कठोरता के बिल्कुल विपरीत है। मतलब ब्रज का शाब्दिक अर्थ ही पशुओं या गायों का समूह है। इसे अंतर्वेदी और पिंगल जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो अगर खड़ी बोली एक सख्त और स्पष्ट माध्यम है, एक सख्त टीचर की तरह, तो ब्रज भाषा बहुत ही कोमल और घुमावदार है, एकदम प्यारी दादी जैसी। क्या बात है, बहुत अच्छी तुलना की। ब्रज भाषा की कोमलता का सबसे बड़ा कारण है इसका ओकार बहुला होना। अच्छा, ओकार? हाँ, जहाँ खड़ी बोली में शब्द आ पर खत्म होते हैं, वहीं ब्रज भाषा में वे ओ या औ की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे गया बन जाता है गयो, भला बन जाता है भलो। अरे वाह! ये ओ की ध्वनि गले को बहुत आराम देती है और भाषा में एक संगीतमय मिठास घोल देती है। इसके अलावा इसके वर्ण परिवर्तन का नियम बहुत रोचक है। वो कैसे? ब्रज भाषा में शक्कर वाले श और षटकोण वाले श का उच्चारण बहुत कम या न के बराबर होता है। ये दोनों अक्सर सपेरे वाले साधारण सा में बदल जाते हैं, जैसे घनश्याम बड़ी आसानी से घनश्याम बन जाता है। और यहीं पर वो उज़्बेकिस्तान वाला तथ्य दोबारा जुड़ता है। बिल्कुल। हमारी शोध सामग्रियों में बाकायदा ताजुबे की ब्रज भाषा का जिक्र है। सिर्फ कल्पना करने वाली बात है कि आज से सैकड़ों साल पहले सिल्क रोड से होते हुए जब भारतीय व्यापारी या घुमंतु लोग मध्य एशिया गए होंगे तो वे अपने साथ मसाले और कपड़े ही नहीं बल्कि मथुरा वृंदावन की ये ओकार बहुला मिठास भी ले गए। और वो भाषा वहां की स्थानीय संस्कृति में इस तरह घुली कि आज भी उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों में इसके अंश जिंदा हैं।
देखिए, भाषाएं हमेशा उन रास्तों पर सफर करती हैं जहां से व्यापार और इंसान गुजरते हैं। सही बात है। ताजुबिस्तान का ये भाषाई कैप्सूल हमें यही बताता है कि ब्रज भाषा का प्रभाव किसी एक भौगोलिक दायरे में सिमटा हुआ नहीं था। तो अगर सत्ता के केंद्र और इन कवियों के दरबारों से थोड़ा बाहर निकलें और पश्चिमी हिंदी के सीमांत इलाकों की तरफ चलें, तो बुंदेली और हरियाणवी जैसी बोलियों से सामना होता है। हाँ, ये एक अलग ही रंग है। बुंदेली मुख्य रूप से झांसी, ग्वालियर और बुंदेलखंड के इलाकों में बोली जाती है और इसका सबसे दमदार साहित्यिक रूप हमें आल्हा खंड में मिलता है, जो असल में बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। बिल्कुल, बनाफरी में। वीर रस से भरी इन लोक कथाओं में बुंदेली का जो व्याकरण उभर कर आता है वो बड़ा ही व्यवहारिक है। बुंदेली की व्यवहारिकता उसके ध्वनि परिवर्तन में छिपी है। असल में इस बोली में एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राण में बदल जाना। इस महाप्राण और अल्प प्राण के मैकेनिज्म को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। ये है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बोलते समय हमारे फेफड़ों से जो हवा बाहर आती है वही ध्वनियों का निर्माण करती है। जिन व्यंजनों को बोलने में हवा का तेज झोंका बाहर फेंकना पड़े उन्हें महाप्राण कहते हैं। अच्छा। जैसे ध या भ, आप बोलकर देखें, मुंह से ज्यादा हवा निकलेगी। हाँ। और जिन व्यंजनों में कम हवा लगे वे अल्प प्राण हैं, जैसे द या ब। तो बुंदेली बोलने वालों में पीढ़ियों के उस टेलीफोन गेम में अपनी ऊर्जा बचाना सीख लिया, इसलिए वे आधा, जिसमें ध के लिए ज्यादा सांस चाहिए, उसको आधा कहते हैं। मुझको बन जाता है मुझको। अरे वाह! ये कम ऊर्जा में अपनी बात कहने का एक बिल्कुल प्राकृतिक तरीका है। ये तो भाषा का अपना इवोल्यूशन है, मतलब हवा बचा रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। अब इसी पश्चिमी पट्टी पर थोड़ा ऊपर की तरफ हमारा हरियाणा का क्षेत्र है। अहीर और आना से बना हरियाणा। यहाँ की बोली हरियाणवी या बांगरू खड़ी बोली की तरह ही आकार बहुला है। लेकिन इसके शोध दस्तावेज पढ़ते हुए एक बात ने बहुत ध्यान खींचा मेरा। हरियाणवी में द्वित्व वर्णों यानी डबल कॉन्सोनेंट्स का बेतहाशा प्रयोग होता है। बिल्कुल। न का अड़ा हो जाना, जैसे अपना का अपड़ा, और साधारण शब्दों में एक अतिरिक्त वजन डालना, जैसे बेटा को बेटा या बापू को बापू कहना। ये जो अतिरिक्त वजन है ना, यही हरियाणवी की असली पहचान है। हाँ, और इसे पढ़कर ना एकदम से संगीत के ऑडियो प्रोडक्शन की याद आ गई मुझे। वो कैसे? जैसे कोई गाना चल रहा हो और प्रोड्यूसर अचानक से ट्रैक का बास बढ़ा दे, हैवी बास, आवाज में एक भारीपन और धमक आ जाती है। हाँ हाँ, हरियाणवी लहजा बिल्कुल ऐसा ही हैवी बास महसूस कराता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हरियाणवी में इतनी एम्फैटिक या कड़क ध्वनि क्यों है? क्या दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद होने के कारण, जहां सदियों तक बाहरी आक्रमणकारियों का सबसे पहला और सबसे खूनी सामना होता था, उस भौगोलिक और ऐतिहासिक संघर्ष ने वहां की भाषा को इतना आक्रामक और स्पष्ट बना दिया? देखिए, ये कोई संयोग नहीं है। इतिहास में जो समाज लगातार युद्ध या संघर्ष की स्थिति में रहता है, उसकी भाषा से वो कोमलता या घुमावदार ठहराव गायब होने लगते हैं। बिल्कुल। सीमांत क्षेत्रों में संवाद को त्वरित, स्पष्ट और दूर तक सुनाई देने वाला होना चाहिए। हरियाणवी के ये डबल कॉन्सोनेंट्स उसी ऐतिहासिक कड़कपन और स्पष्टता के भाषाई निशान। तो अगर पश्चिमी सीमाओं के संघर्ष ने भाषा को इतना कड़क बनाया, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि उस दौर में भारत के उस हिस्से में भाषा कैसे पनप रही थी जहां युद्धों का सीधा प्रभाव थोड़ा कम था और खेती किसानी के कारण समाज में ठहराव था। पूर्व की ओर। हाँ, ये सवाल हमें सीधे पूरब की ओर ले जाता है, अर्धमागधी अपभ्रंश की दुनिया में। ये वो क्षेत्र है जिसने भारतीय साहित्य को उसके सबसे लोकप्रिय महाकाव्य दिए। मतलब बात हो रही है अवधी की। बिल्कुल। अवधी का नामकरण अयोध्या के आधार पर हुआ। इसे कोसाली या बैसवाड़ी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका पहला उल्लेख पिपरावा अभिलेख में देखने को मिलता है। अच्छा। और व्याकरण की दृष्टि से ना अवधी एक बहुत ही संतुलित मार्ग अपनाती है। ये न तो खड़ी बोली की तरह पूरी तरह आकार बहुला है और ना ही ब्रज की तरह ओकार बहुला। ये तटस्थ रहती है, न्यूट्रल। हाँ। और इसका एक दिलचस्प नियम ये है कि इसमें लर की ध्वनि अक्सर र में बदल जाती है। लेकिन अवधी के इतिहास में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसका साहित्यिक ब्लॉकबस्टर दौर। बिल्कुल, वो दौर तो अद्भुत था। मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंदायन लिखी। उसके कुछ समय बाद 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की
और फिर 1574 में गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस सामने आया। देखा जाए तो महज 200 सालों के भीतर अवधी ने भारतीय जनमानस को लगातार 3 ऐसे महाकाव्य दिए जिन्होंने समाज की रूह को छू लिया। लेकिन साहित्य के इतने बड़े शिखर छूने के बावजूद एक विडंबना दिखती है मुझे। वो विडंबना मानक हिंदी के चुनाव को लेकर है ना? बिल्कुल। जब अवधी के पास तुलसीदास और जायसी जैसे दिग्गज थे, इसका साहित्य घर घर में गाया जा रहा था, तो फिर जब आधुनिक मानक हिंदी बनने का समय आया तो खड़ी बोली बाजी कैसे मार ले गई? अवधी पीछे क्यों छूट गई? देखिए, इसका जवाब साहित्य में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में छिपा है। अच्छा। साहित्य दिल पर राज करता है, लेकिन प्रशासनिक और राष्ट्रीय भाषा कागजों और दरबारों से तय होती है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र रहा। सही कहा। और दिल्ली के इर्द गिर्द खड़ी बोली का प्रभाव था। राजकाज, सेना और बाजार में संपर्क की भाषा वही बनी जो सत्ता के करीब थी। इसलिए जब मानक हिंदी को गढ़ने का समय आया तो खड़ी बोली का ढांचा चुना गया। अवधि का विशाल साम्राज्य सिर्फ साहित्य और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित रह गया। बाप रे, सत्ता और भाषा का ये रिश्ता बड़ा ही निर्मम होता है। बिल्कुल। पूर्वी हिंदी के इस तटस्थ क्षेत्र से थोड़ा और आगे बढ़े तो हम मागधी अपभ्रंश के इलाके में प्रवेश करते हैं। बिहारी हिंदी, विस्तार और गहराई दोनों पैमानों पर ये शाखा बहुत ही विशाल है। हाँ। इसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वो है भोजपुरी। आज के समय में हिंदी पट्टी की ये सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। बनारस, बलिया से लेकर गोरखपुर और उसके पार तक इसका पूरा विस्तार है। और देखिए, इसके साहित्य को एक नई पहचान देने का श्रेय भिखारी ठाकुर को जाता है, जिन्हें आदर के साथ भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या बात है। उनके नाटकों और गीतों ने भोजपुरी समाज की पीड़ा और उनके प्रवास को बड़े ही गहराई से उकेरा है। लेकिन शोध सामग्रियों को खंगालते हुए ना एक जगह मेरी नजर ठिठक गई। कहाँ? दस्तावेज बताते हैं कि भोजपुरी जैसी ठेठ जमीनी बोली का नामकरण 1789 में रेमंड नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति ने किया था। हाँ, ये बात सच है। मतलब ये तथ्य अपने आप में बहुत अजीब है। करोड़ों भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम एक विदेशी सर्वेयर रख रहा है, एक अंग्रेज ने नाम रख दिया। इसके पीछे क्या प्रशासनिक मजबूरी रही होगी? असल में ये औपनिवेशिक दौर की जो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया थी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रशासनिक दायरा बढ़ा रही थी तो उन्हें लगान वसूलने और न्याय व्यवस्था चलाने के लिए स्थानीय भूगोल और समाज को कागजों पर दर्ज करना था। अच्छा। तो रेमंड जैसे अधिकारी जब इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने देखा कि भोजपुर कस्बे के आसपास एक विशेष प्रकार की भाषा का दबदबा है। उन्होंने उसकी कोई गहरी भाषा वैज्ञानिक जांच नहीं की, बस अपने रिकॉर्ड और सुविधा के लिए उसे भोजपुरी का नाम दे दिया। अरे बाप रे। हाँ, ये नामकरण भाषा से ज्यादा सरकारी फाइलों की जरूरत का नतीजा था। सरकारी फाइलों की बात चली है तो यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। पूरे हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। फिर भी जब संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को मान्यता देने की बात आई तो वो जगह मैथिली को मिली, भोजपुरी को नहीं। इस विरोधाभास की जड़ें दोनों भाषाओं के इतिहास में ही हैं। देखिए, संख्याबल भले ही भोजपुरी के पास हो, लेकिन मैथिली के पास एक बहुत ही प्राचीन और अत्यंत समृद्ध लिखित परंपरा रही है। अच्छा, लिखित परंपरा? हाँ, महाकवि विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, उन्होंने मैथिली को एक शास्त्रीय और मजबूत साहित्यिक आधार दिया। इसके अलावा मैथिली की अपनी स्वतंत्र लिपियां रही हैं, जैसे तिरहुता। इसके विपरीत भोजपुरी मुख्य रूप से लोकगीतों और मौखिक परंपराओं में बहती रही। प्रशासनिक और संवैधानिक मान्यता अक्सर उस भाषा को जल्दी मिलती है जिसका लिखित और शास्त्रीय ढांचा पुराना हो। और इसी मागधी अपभ्रंश में एक और बोली मगही भी है, जो सीधे तौर पर प्राचीन मगध साम्राज्य के नाम का ही परिवर्तित रूप है। तो पूरब की इस यात्रा के बाद कहानी एकदम से पश्चिम के तपते रेगिस्तान की ओर मुड़ती है। शौरसेनी और गुर्जरी अपभ्रंश के संगम से जन्मी राजस्थानी हिंदी। बिल्कुल। जॉर्ज गियर्सन ने अपनी ऐतिहासिक लिंग्विस्टिक सर्वे में इसका बहुत ही शानदार भौगोलिक वर्गीकरण किया है। इसमें सबसे व्यापक रूप मारवाड़ी का है। लेकिन यहाँ राजस्थानी साहित्य की 2 बहुत ही खास शैलियों का जिक्र आता है, डिंगल और पिंगल। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये दोनों कोई अलग अलग भाषाएं नहीं है, बल्कि कविता और साहित्य रचने के 2 अलग अलग सांचे हैं। सही कहा। डिंगल शैली की जो बनावट है वो अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से तैयार हुई है। ये कर्कश है, इसमें शब्दों की खनक तेज है
और वीर रस इसका स्थायी भाव है। अच्छा। चारण कवियों ने युद्ध के मैदानों और राजाओं के शौर्य का वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से डिंगल का ही सहारा लिया। डिंगल के विवरण को पढ़ते हुए ना एक आधुनिक सादृश्य दिमाग में आता है मेरे। क्या? डिंगल बिल्कुल हैवी मेटल या हार्ड रॉक संगीत की तरह है, एकदम आक्रामक, ऊंचे सुर, जहां शब्दों के टकराने में ही तलवारों की खनक सुनाई दे जाए। अरे वाह, क्या बात है। और इसके ठीक विपरीत है पिंगल। ये अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण है। ये कर्णप्रिय है, कोमल है, और भाट कवियों ने श्रृंगार रस के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया। तो पिंगल की तुलना किसी बहुत ही शांत और मधुर एकॉस्टिक संगीत से की जा सकती है। ये संगीतमय तुलना इन दोनों शैलियों के प्रभाव को बहुत आसानी से समझा देती है, सच में। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उभरता है। पिंगल में ब्रज भाषा की मिठास घुली हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिंगल असल में राजस्थानी दरबारों की एक सोची समझी भाषाई कूटनीति का हिस्सा रही हो? भाषाई कूटनीति मतलब दिन भर युद्ध की बातें सुनकर जब राजा थक जाते होंगे तो दरबार को शांत करने, श्रृंगार और प्रेम रस का माहौल बनाने के लिए डिंगल काम नहीं आ सकती थी। इसलिए कवियों ने ब्रज भाषा की उस मिठास को उधार लिया और पिंगल को ईजाद किया ताकि राजा शांत हो सकें। ये निष्कर्ष ऐतिहासिक परिस्थितियों से पूरी तरह मेल खाता है। उस दौर में ब्रज भाषा पूरे उत्तर भारत में कला, प्रेम और साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित भाषा थी। राजपूताना दरबारों ने अपनी सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उस मिठास को अपनी स्थानीय भाषा में पिरोया। इसके अलावा राजस्थानी में मालवी और मेवाती बोलियां भी हैं। मालवी का व्याकरण बहुत ही अनूठा है। वो कैसे? इसमें के लिए के स्थान पर सारू का प्रयोग होता है, जैसे तेरे सारू, और बहुवचन बनाने के लिए हरा जोड़ दिया जाता है, जैसे महिला बन जाती है महिला हरा। वहीं मेवाती बोली पर स्थानीय मेव जाति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो रेगिस्तान की इस तपेश और भाषाई प्रयोगों से निकलकर अब हम इस यात्रा के अंतिम और शायद सबसे ठंडे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पहाड़ी हिंदी। हाँ, पहाड़ों की भाषा। पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच एक अच्छी खासी बहस है। प्राचीन मान्यताएं और कई भाषाविद मानते हैं कि ये खस अपभ्रंश से जन्मी है, क्योंकि पहाड़ों में प्राचीन खस जाति का निवास था। लेकिन जाने माने विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे खींचकर मैदानी इलाकों की शौरसेनी अपभ्रंश से जोड़ देते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का तर्क पूरी तरह से व्याकरणिक समानताओं पर टिका है। देखिए, पहाड़ी हिंदी को मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जाता है। पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें चंबा, मंडी, सिरमौर जैसे इलाकों की लगभग 62 छोटी बड़ी बोलियां शामिल हैं। 62 बोलियां? हाँ। और दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती हैं। डॉक्टर तिवारी का कहना है कि इन बोलियों की क्रियाओं और कारकों की बनावट शौरसेनी से बहुत ज्यादा मिलती है। पर यह तर्क थोड़ा उलझावा लगता है। कैसे? अगर पहाड़ी इलाकों की अपनी एक स्वतंत्र और प्राचीन जड़ खस मौजूद थी, जो भौगोलिक रूप से भी मैदानों से कटी हुई थी, तो डॉक्टर तिवारी उसे वापस मैदानी शौरसेनी से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ों और पश्चिमी मैदानों के बीच हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा सांस्कृतिक और व्यापारिक लेन देन रहा हो? बिल्कुल। ये जो भौगोलिक रूप से कटे होने की बात है ना, ये एक मिथक है। अच्छा। सदियों से तीर्थयात्राओं के कारण, व्यापारिक कारवां के गुजरने के कारण और सर्दियों में पहाड़ी लोगों के मैदानी इलाकों में पलायन के कारण शौरसेनी अपभ्रंश लगातार पहाड़ों की ओर सफर करती रहीं। समय के साथ मैदानी शौरसेनी और पहाड़ी खस भाषा आपस में घुल मिल गईं और इसी मिश्रण से आधुनिक पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। यानी कोई भी भाषा कभी भी पूरी तरह आइसोलेशन में नहीं पनपती? बिल्कुल नहीं। अब जबकि हमने अपभ्रंश के इस विशाल पारिवारिक वृक्ष को देख लिया है, तो इस पूरी यात्रा के व्याकरणिक नियमों को एक मास्टर मैट्रिक्स में समेटना जरूरी है। ये वो सूत्र है जो इस पूरी पहेली को एक जगह जोड़ता है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली और हरियाणवी आकार बहुला हैं, जहां शब्द आ पर खत्म होते हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला हैं, जहां ओ की मिठास है। और मध्य में खड़ी हमारी अवधि बिल्कुल तटस्थ रहती है। और अगर इस विस्तृत चर्चा के कुछ चुनिंदा स्वर्णिम तथ्यों पर एक बार फिर से नजर डालें ना, तो कुछ बातें हमेशा याद रखने लायक हैं। बिल्कुल। जैसे हिंदी पट्टी में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। खड़ी बोली को उसका पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास मिला। और भाषा के भौगोलिक विस्तार का सबसे बड़ा अजूबा उज़्बेकिस्तान की वो ताजुबेकी ब्रज भाषा है। हाँ, वो तो अद्भुत है। ये सब महज तथ्य नहीं है,
बल्कि ये बताते हैं कि जब कोई इंसान बोलता है ना, तो उसका लहजा, उसके शब्दों का घुमाव अनजाने में ही उसके पूर्वजों के पलायन, उनके युद्धों और उनके बाजारों का इतिहास बयान कर रहा होता है। सही बात है। ये सिर्फ बोलियां या टूटी हुई हिंदी नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र नदियां हैं जो सदियों से बहते हुए उस महासागर का निर्माण कर रही हैं जिसे आज हम मानक हिंदी कहते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से गुजरने के बाद आज के डिजिटल युग को देखते हुए ना, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सब के लिए। कैसा सवाल? आज इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। कंप्यूटर और एल्गोरिथम को एक रूपता पसंद है। वो सिर्फ एक मानक खड़ी बोली हिंदी को ही प्रोसेस करते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं। ये तो है। ऐसे में ये सोचना मजबूर करता है कि क्या सदियों पुरानी बनाफरी, अहिरवाटी या स्थानीय पहाड़ी जैसी समृद्ध और बारीक बोलियां अपना वजूद बचा पाएंगी, या आज से 100 साल बाद ये सारा भाषाई इतिहास सिमटकर सिर्फ एक नीरस, मशीनी और फ्लैट डिजिटल हिंदी में तब्दील हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जो हिंदी आज हम अपने फ़ोन पर रोज़ टाइप करते हैं, और गालिब की जो बेहद रोमानी और नज़ाकत भरी उर्दू है, और मुग़ल सेना के उन खुरदुरे धूल भरे सैन्य शिविरों में जो भाषा बोली जाती थी, उन सब का डीएनए बिल्कुल एक है? जी बिल्कुल एक है। मतलब उनकी जड़ें एक ही जगह से आती हैं। भाषा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बस आसमान से टपक पड़ी और हमने अचानक से बोलना शुरू कर दिया। सही कहा। ये एक बहुत ही जैविक प्रक्रिया है। तो आज की इस डीप डाइव में हम भाषा के स्वर्ण स्तंभ की पड़ताल कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये चर्चा व्याकरण के उबाऊ नियमों के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें साम्राज्यों का बनना बिगड़ना शामिल है, रातों रात राजधानियों का बदलना शामिल है, और आज़ाद भारत के संविधान की वो तीखी बहसें शामिल हैं जिन्होंने तय किया कि हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। एकदम सटीक बात कही आपने। देखिए, जब हम उपलब्ध ऐतिहासिक और संवैधानिक दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं, तो एक बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है। भाषा, और खासकर जब हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हिंदी की बात करते हैं, ये महज बातचीत का एक टूल या साधन नहीं है। राइट। ये असल में हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक यात्रा का एक जीवित दस्तावेज है। मतलब एक जीता जागता सबूत जो समय के साथ लगातार बदलता रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी देश के लोगों ने क्या-क्या सहा है, किनसे व्यापार किया है या किनसे युद्ध लड़ा है, तो बस उनकी भाषा के इतिहास को खंगाल लीजिए, सब कुछ वहीं दर्ज मिलेगा। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए सीधे इस महासागर में गोता लगाते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जी, पूछिए। एक तरह का पहचान का संकट है जिसे लेकर अक्सर बहुत भ्रम रहता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा और बोली को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। लेकिन ये दोनों अलग हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी या उपमा के जरिए देखूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बोली किसी पहाड़ से निकलने वाली एक छोटी, चंचल और स्थानीय नदी की तरह है? बहुत सुंदर उपमा है ये। वो अपने सीमित इलाके के लोगों की प्यास बुझाती है, उसका अपना एक अलग स्वाद होता है। और दूसरी तरफ भाषा वो विशाल अथाह महासागर है जिसमें ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां अपना पानी, अपनी मिट्टी और अपना रूप लाकर मिला देती हैं। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही शानदार और सटीक उपमा है। और अगर हम भाषा विज्ञान के नजरिए से इस भेद को समझें, तो बुनियादी अंतर उनके भौगोलिक दायरे और मानकीकरण का है। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। जी, भाषा का दायरा बहुत व्यापक होता है, उसका एक मानक रूप होता है, एक टकसाली स्टैंडर्ड रूप। ये वो रूप है जिसका इस्तेमाल आप अखबारों में, सरकारी आदेशों में या स्कूल की किताबों में देखते हैं। अच्छा। इसके उलट अगर आप बोली को देखें तो उसका दायरा बहुत सीमित होता है। ये दैनिक बोलचाल, लोकगीतों या मुहावरों तक सिमटी रहती है। यानी उसका व्याकरण बहुत कठोर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये लोगों की सुविधा के हिसाब से काफी लचीली होती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा आती है जिसे हम म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी कहते हैं। आपसी समझ। हाँ, आसान शब्दों में वही।
मान लीजिए दो अलग अलग भाषाओं के लोग मिले, एक तमिल बोलने वाला और एक बंगाली बोलने वाला, तो वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। जाहिर है। लेकिन एक ही भाषा के अंदर की दो बोलियां बोलने वाले लोग, जैसे एक व्यक्ति अवधी बोल रहा हो और दूसरा भोजपुरी, तो वे भले ही पूरी तरह से एक दूसरे के शब्द न समझें, लेकिन बातचीत का आशय या भाव जरूर समझ लेंगे। क्योंकि अंततः दोनों नदियां एक ही महासागर का हिस्सा हैं। एकदम सही। और यहीं से वो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है जिसे समझना जरूरी है। बोली से भाषा बनती है, भाषा से बोली नहीं। अरे वाह, ये लाइन तो याद रखने वाली है। बोली से भाषा बनती है। जी, ये कोई ऊपर से थोपी गई चीज नहीं है, ये एक जमीनी प्रक्रिया है। सदियों तक जब कई बोलियां आपस में टकराती हैं, लेन देन करती हैं, तब जाकर वे एक मानक भाषा का रूप लेती हैं। ये तो हुई भाषा और बोली के बनने की बात। लेकिन दस्तावेजों को खंगालते हुए मैंने देखा कि भाषा के सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग रूपों का जिक्र है। हाँ, भाषा के कई स्तर होते हैं। जैसे मानक भाषा तो वो हो गई जो किताबों और दफ्तरों में चलती है। फिर मातृभाषा है जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। बिल्कुल। एक संपर्क भाषा भी होती है जो अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच एक पुल का काम करती है। जैसे बाजार में व्यापारी अक्सर एक मिलीजुली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने मुझे सचमुच हैरान कर दिया। कौन सा तथ्य? बालपन से लेकर आज तक स्कूल के निबंधों में हम हमेशा हमारी राष्ट्रभाषा पर लिखते आए हैं। जी। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के संविधान में किसी राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज का वजूद ही नहीं है। क्या ये सच है? हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर गहरे भ्रम को तोड़ता है। मतलब कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं? देखिए, भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पर राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे देश को एक धागे में पिरोती है, जिससे ज्यादातर लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से संवैधानिक और कानूनी दस्तावेजों की बात करें, तो भारत की कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में जिस शब्द को मान्यता दी गई है वो है राजभाषा। राजभाषा यानी राजकाज की भाषा। जी हाँ, शासन की, प्रशासन की और सरकारी पत्राचार की भाषा। तो ये दोनों अलग कैसे हुए? ये एक बहुत ही नाजुक कानूनी अंतर है। राष्ट्रभाषा भावनाओं से जुड़ी है, लेकिन राजभाषा एक व्यावहारिक जरूरत है जिससे देश का सिस्टम चलता है। अच्छा। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, किसी एक भाषा को कानूनी तौर पर राष्ट्र की इकलौती भाषा घोषित करना बहुत बड़ा टकराव पैदा कर सकता था। हाँ, ये तो है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर राजभाषा शब्द को चुना। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला तथ्य है, भावनाओं और कानून के बीच का ये बारीक अंतर। अब चूंकि हम जान चुके हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये कोई रातों रात तो राजभाषा नहीं बन गई होगी। बिल्कुल नहीं। शासन की भाषाएं तो सत्ता के साथ बदलती रही हैं। सही कहा। अगर हम ऐतिहासिक चक्र को देखें तो मुगल काल में राजकाज की भाषा फारसी थी। अदालतें, फरमान सब फारसी में होते थे। फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए धीरे धीरे अंग्रेजी को स्थापित कर दिया। और आजादी के बाद हिंदी को ये जिम्मेदारी मिली। जी, लेकिन हिंदी का ये जो मानक रूप आज हम देखते हैं, उसका इतिहास बहुत दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। यहीं पर मुझे वो डीएनए वाला सवाल वापस लाना है। अक्सर एक आम धारणा होती है कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां हैं, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। है ना? मतलब एक को मंदिरों और संस्कृत से जोड़कर देखा जाता है और दूसरी को मस्जिदों और फारसी से। लेकिन क्या वाकई आधुनिक हिंदी और उर्दू का जन्मस्थान एक ही है? ये शायद भारतीय भाषाई इतिहास का सबसे आकर्षक हिस्सा है। इन दोनों का मूल बिल्कुल एक है और उस मूल जड़ का नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली। हाँ, ये दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली एक आम भाषा थी। इसी खड़ी बोली के तने से अलग अलग शाखाएं फूटी। तो ये उर्दू कैसे बनी फिर? इसे ऐसे समझिए, उर्दू शब्द का मूल तुर्की भाषा से आता है, जिसका मतलब होता है शिविर या छावनी, यानी मिलिट्री कैंप। अच्छा, सेना का कैंप। अब कल्पना कीजिए मुगल काल की एक बड़ी सैनिक छावनी की। वहां तुर्की, अफगान, ईरानी और भारतीय मूल के सैनिक एक साथ रह रहे हैं। वे सब अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो जाहिर है उन्हें रोजमर्रा के काम के लिए, राशन मांगने के लिए या आदेश देने के लिए एक दूसरे से बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वहीं से एक नई संपर्क भाषा ने जन्म लिया। सैनिकों ने खड़ी बोली के व्याकरण और ढांचे को अपनाया,
लेकिन उसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द पिरो दिए। अरे वाह! यही छावनी की भाषा धीरे धीरे उर्दू कहलाई। 18वीं सदी की एक बहुत मशहूर पुस्तक है बागो बहार, जिसे उर्दू गद्य का एक बेहतरीन शुरुआती नमूना माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये भाषा आकार ले रही थी। इसकी लिपि फारसी थी, लेकिन इसकी आत्मा यहीं की थी। ये तो कमाल है। जो भाषा आज नज़ाकत, शायरी और अदब की मिसाल मानी जाती है, उसका जन्म सैनिकों के खुरदरे बूटों और छावनियों की धूल के बीच हुआ था। बिल्कुल। इसी बीच इतिहास में एक और शब्द बहुत आता है, रेख्ता। ये क्या कहानी है? रेख्ता का शाब्दिक अर्थ होता है गिरी हुई, बिखरी हुई या मिश्रित। गिरी हुई? ये तो थोड़ा अपमानजनक सा लगता है। उस समय के कुलीन वर्ग के लिए ये ऐसा ही था। शुरुआत में दरबारों में फारसी का दबदबा था। जो लोग शुद्ध फारसी नहीं बोल पाते थे या फारसी के भारी शब्दों को आम बोलचाल के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बोलते थे, उस मिलीजुली भाषा को रेख्ता कहा गया। मलयाम लोगों की भाषा थी। हाँ, शुरुआत में इसे अनपढ़ों, मजदूरों या दासों की भाषा माना जाता था। लेकिन भाषा की ताकत देखिए, जो भाषा आम लोगों के बीच धड़क रही थी, उसी ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की। सच में? समय के साथ यही रेख्ता परिष्कृत हुई और शायरी की सबसे ताकतवर जबान बन गई। मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब जैसे महान शायरों ने इसी रेख्ता को वो बुलंदी दी कि दरबारों की शुद्ध फारसी भी उसके सामने फीकी पड़ गई। क्या बात है! हाशिए से उठकर मुख्य धारा पर छा जाने की ये एक अद्भुत कहानी है। बिल्कुल है। लेकिन ये सब तो उत्तर भारत के मैदानों में हो रहा था। अगर हम इस भाषाई नक्शे को थोड़ा बड़ा करें, तो ये उत्तर की भाषा दक्षिण के पठारों तक कैसे पहुंची? ऐतिहासिक दस्तावेजों में दक्षिणी हिंदी के प्रवास का एक बहुत ही शानदार जिक्र है, जो मुझे किसी थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसा लगा। वो वाकई एक ऐतिहासिक भूचाल था। बात साल 1327 ईस्वी की है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। उसने राजधानी बदल दी थी, है ना? जी, उसने फैसला किया कि राजधानी दिल्ली से हटाकर हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता था, ले जाई जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था। इससे भाषा का क्या लेना देना? देखिए, जब राजधानी बदलती है तो सिर्फ इमारतें नहीं बदलती, सुल्तान के साथ उसकी पूरी फौज, व्यापारी, कारीगर, सूफी संत, विद्वान, सबको उत्तर से दक्षिण जाना पड़ा। ओहो, मतलब एक पूरा का पूरा मास माइग्रेशन। बिल्कुल। और जाहिर है, जब लाखों लोग गए तो वे अपने साथ अपना पहनावा, अपना खाना और अपनी भाषा यानी उत्तर की खड़ी बोली भी ले गए। तो जब ये उत्तर की भाषा दक्षिण की भाषाओं से टकराई, तब क्या हुआ? एक नया भाषाई विस्फोट। जब खड़ी बोली का संपर्क दक्षिण की समृद्ध भाषाओं जैसे तेलुगु, कन्नड़ और मराठी से हुआ, तो एक नई भाषा ने आकार लिया, जिसे दक्षिणी हिंदी या दक्षिणी उर्दू कहा गया। ये सिर्फ शब्दों का नहीं, उच्चारण और लहजे का भी मेल था। इसका कोई उदाहरण है? मतलब ये सुनने में कैसी लगती थी? ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसके कई उदाहरण दर्ज हैं। एक बहुत ही साधारण सा वाक्य देखिए, लोका ने एक सेर चावल के खाना पका के देने लगे। अच्छा। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। लोकान शब्द में मराठी या पंजाबी का प्रभाव दिखता है और वाक्य की बुनावट में दक्षिण का लहजा है, लेकिन आत्मा खड़ी बोली की है। वाह! ये दक्षिणी भाषा एक बहुत बड़ा सबूत है कि भाषाएं यात्रा करती हैं और नई जमीन पर नए रंग में ढल जाती हैं। लोग ने ये सच में बहुत अपना सा, लेकिन फिर भी एक अलग स्वाद लिए हुए है। बिल्कुल। अब अगर हम समय के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, उत्तर में उर्दू और रेख्ता फल फूल रही हैं, दक्षिण में दखनी अपने रंग बिखेर रही हैं, लेकिन फिर आता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जी, एक बहुत ही अहम पड़ाव। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है। अब सवाल यह है कि इतनी अलग अलग भाषाओं और बोलियों में बटे इस विशाल देश को एक आवाज कैसे दी जाए? ये आजादी के मतवालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरे देश का एक होना जरूरी था, और एक होने के लिए जरूरी था कि असम का किसान गुजरात के व्यापारी से और उत्तर प्रदेश का मजदूर दक्षिण के कामगार से संवाद कर सके। और यहीं पर हिंदुस्तानी भाषा की एंट्री होती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो हिंदुस्तानी एक बहुत ही मजबूत ब्रिज या पुल की तरह थी। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसा मध्य मार्ग जो दोनों तरफ के चरम या अतिवाद से बचता था। ना तो इसमें संस्कृत के इतने भारी शब्द थे कि आम आदमी डर जाए, और ना ही फारसी के ऐसे लच्छेदार शब्द थे जो सिर्फ दरबारों में समझ आएं।
ये सड़क की, बाजार की और आम इंसान की भाषा थी। एकदम सही। और मजेदार बात यह है कि इस हिंदुस्तानी शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुरुआत में अंग्रेजों ने ही किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने भारत के आम लोगों से संवाद करने और शासन चलाने के लिए इस मिलीजुली भाषा को पहचाना। लेकिन असली कमाल किया भारत के दूरदर्शी नेताओं ने। जैसे गांधी जी और नेहरू जी। बिल्कुल। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस हिंदुस्तानी भाषा को आजादी के आंदोलन का एक रणनीतिक हथियार बना दिया। ये तो एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था। जी, गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि अगर आजादी की लड़ाई को महलों से निकालकर झोपड़ियों तक ले जाना है तो हमें उस भाषा में बात करनी होगी जो आम जनता समझती है। बहुत लॉजिकल है। उन्होंने जानबूझकर हिंदुस्तानी को बढ़ावा दिया ताकि हिंदू, मुस्लिम, उत्तर दक्षिण सब इस राष्ट्रीय सेतु के जरिए एक दूसरे से जुड़ सकें। ये रणनीति आजादी की लड़ाई तक तो बहुत शानदार थी, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बताइए। सड़कों पर भीड़ के सामने हिंदुस्तानी में जोशीले भाषण देना एक बात है, लेकिन जब देश आजाद हो गया और संविधान सभा एक बंद कमरे में बैठकर देश के भविष्य के कानून लिख रही थी, तब इस पुल को बनाए रखना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। क्योंकि मेरे सामने जो दस्तावेज हैं वे बताते हैं कि संविधान सभा में भाषा को लेकर जबरदस्त टकराव हुआ था। दक्षिण भारत और गैर हिंदी भाषी राज्यों के नुमाइंदे इतनी आसानी से हिंदी को कैसे स्वीकार कर लेते? वहां असल में क्या हो रहा था? आप बिल्कुल सही जगह उंगली रख रहे हैं। वो आजाद भारत का शायद सबसे तनावपूर्ण क्षण था। संविधान सभा में भाषा का मुद्दा इतना संवेदनशील था कि इसने लगभग सभा को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अच्छा। एक बड़ा धड़ा था जो मानता था कि आजादी का मतलब है अंग्रेजी को तुरंत कूड़ेदान में डाल देना और पूरी तरह से भारतीय भाषा, विशेषकर हिंदी को लागू करना। और दूसरा धड़ा? दूसरी तरफ गैर हिंदी भाषी राज्य थे जिनका तर्क था कि हम पर कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती और प्रशासन की भाषा अचानक बदलने से सिस्टम चरमरा जाएगा। तो ये गतिरोध कैसे टूटा? इतना बड़ा जो क्लैश था। बहुत लंबी और तीखी बहसों के बाद मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत एक बीच का रास्ता निकाला गया। 14 सितंबर 1949 को एक ऐतिहासिक सहमति बनी जहां हिंदी को, जिसकी लिपि देवनागरी हो, राजभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर इसके प्रचार के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 10 जनवरी। लेकिन असली जादू तो संविधान के भाग 17 में बुना गया है। ये पूरा का पूरा भाग भाषा की संवैधानिक वास्तुकला है। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। मतलब सिर्फ एक लाइन लिखकर काम नहीं चला कि भाई आज से हिंदी राजभाषा है? बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत बारीकी से संतुलन बिठाया गया। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि अगले 15 सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा ताकि सिस्टम को ढलने का वक्त मिले। अच्छा, एक बफर टाइम दिया गया है। हाँ, इसके अलावा प्रादेशिक भाषाओं की चिंता दूर करने के लिए अनुच्छेद 345 से 347 बनाए गए ताकि राज्य अपने आधिकारिक कामों के लिए अपनी भाषाएं चुन सकें। ये तो बहुत जरूरी था। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 348 और 349 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा तय की गई। मतलब हर एक पहलू, चाहे वो संसद हो, अदालत हो या राज्यों के बीच का संवाद, सबके लिए अलग अलग नियम बनाए गए। हाँ, और संसद व विधान मंडलों की भाषा के लिए अनुच्छेद 120 और 210 को भी शामिल किया गया। लेकिन असली ड्रामा संविधान लागू होने के बाद शुरू हुआ। ड्रामा? कैसा ड्रामा? संविधान ने कहा था कि भाषा के विकास को देखने के लिए आयोग बनाए जाएंगे। इसी के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बना, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। और दस्तावेजों के मुताबिक इस आयोग ने बहुत आक्रामक रवैया अपनाया था। बहुत ज्यादा आदर्शवादी और आक्रामक। बीजी खेर आयोग ने सीधे सिफारिश कर दी कि हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए, माध्यमिक स्कूलों में इसे लागू किया जाए और यहाँ तक कि न्याय प्रणाली की पूरी भाषा भी हिंदी कर दी जाए। ये तो ऐसा है जैसे किसी चलती हुई ट्रेन का इंजन अचानक बीच रास्ते में बदल देना। गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत में तो इससे आग लग सकती थी। बिल्कुल लग सकती थी, और यही बात एक दूसरी समिति ने समझी। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय राजभाषा समिति बनी। तो इन्होंने क्या किया?
पंत समिति ने व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय एकता भावनाओं से नहीं बल्कि एक सुचारू रूप से चलने वाले सिस्टम से आती है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अहम सिफारिश की कि अंग्रेजी का इस्तेमाल सिर्फ 15 साल बाद खत्म न किया जाए बल्कि इसे एक सहायक राजभाषा के तौर पर आगे भी जारी रखा जाए। और इस एक फैसले ने शायद भारत को एक बहुत बड़े भाषाई विभाजन से बचा लिया। बिल्कुल। ये तो हुई राजभाषा की बात, लेकिन जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी मातृभाषाओं का क्या? दस्तावेजों में संविधान की 8वीं अनुसूची का भी बड़ा दिलचस्प सफर दर्ज है। हाँ, 8वीं अनुसूची असल में भारत के भाषाई लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा है। जब हमारा संविधान मूल रूप से लागू हुआ तो इसमें 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि उन 14 भाषाओं में उर्दू भी शुरुआत से ही शामिल थी। अच्छा। लेकिन भारत कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे लोकतंत्र गहरा हुआ, अलग अलग समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और भाषा के लिए आवाज उठाई। और फिर इस अनुसूची के दरवाजे और भाषाओं के लिए खोले गए। बिल्कुल। 14 से 22 भाषाओं तक का ये सफर लोकतांत्रिक मांगों का नतीजा है। सबसे पहले 1967 में 21वें संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब 71वें संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जगह मिली। ये देखना बहुत सुखद है कि कैसे देश के अलग अलग कोनों, चाहे वो पहाड़ हो, पश्चिमी तट हो या पूर्वोत्तर, सबकी आवाज को संविधान में जगह मिल रही थी। और ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। साल 2003 में 92nd संविधान संशोधन के जरिए 4 और अहम भाषाओं को जोड़ा गया: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ऐसे 14 से 22 हो गई? जी, इस तरह मूल 14 भाषाएं आज बढ़कर 22 तक पहुंच गई हैं। और अगर हम आज के परिदृश्य में हिंदी की भौगोलिक स्थिति देखें तो ये सिर्फ किसी एक राज्य या छोटे से हिस्से की भाषा नहीं है। दस्तावेज बताते हैं कि आज ये 9 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्य राजभाषा है। ये एक विशाल भूभाग है। अगर हम आज के इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को देख सकते हैं। बिल्कुल। ये पूरा तंत्र मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला है संवैधानिक ढांचा यानी भाग 17 और 8वीं अनुसूची की वो कानूनी वास्तुकला जिसने इस विविधता को सुरक्षित रखा। दूसरा है भाषिक स्तंभ जिसमें मानक भाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा एक साथ मिलकर काम करते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक स्तंभ, वही सफर जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। कैसे ये भाषा सैन्य छावनियों की खुरदुरी जमीन से निकली, रेख्ता के रूप में कवियों की महफिलों में सजी, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दक्षिण के पठारों तक गई और आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानी बनकर पूरे देश का पुल बन गई। जी, ये वाकई एक स्वर्ण स्तंभ है। आज की चर्चा ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाषा कोई जड़ वस्तु नहीं है, हम सब देवनागरी के नाम से जानते हैं। जी, और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य सोर्स है वो एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च और विजुअल डॉक्यूमेंट है। इसका नाम है देवनागरी डिकोडेड। सही कहा। और हमारा मिशन इस अध्ययन के जरिए ये समझना है कि ये लिपि आखिर विकसित कैसे हुई, इसके नाम को लेकर इतना विवाद क्यों है, और सबसे जरूरी बात, क्यों कई भाषाविद इसे सिर्फ एक वर्णमाला नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक मास्टरपीस मानते हैं। एग्जैक्टली। मुझे तो लगता है कि इस सोर्स में इतनी गहरी जानकारी है कि इस पूरे विषय को समझाने के लिए एक लॉन्ग ऑडियो बनाना बहुत ही मजेदार और जरूरी काम था। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली के सबसे पहले और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से से शुरुआत करते हैं, यानी इसका नाम। किसी भी चीज को समझने की शुरुआत तो उसके नाम से ही होती है ना? लेकिन देवनागरी के नाम पर तो विद्वान आज तक एकमत नहीं है। हाँ, ये इतिहास के सबसे दिलचस्प विवादों में से एक है। आमतौर पर किसी लिपि का नाम उस जगह से आता है जहां वो जन्मी हो। जी। लेकिन हमारे सोर्स के अनुसार देवनागरी के मामले में 3 बहुत बड़े और अलग-अलग दावे हैं। पहला दावा वास्तुकला या आर्किटेक्चर से जुड़ा है। एक मिनट, वास्तुकला मतलब बिल्डिंग के डिजाइन से अक्षरों का डिजाइन? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अगया? अगर आप उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों की नागर शैली को देखें तो उसमें वर्गाकार, चौकोर और सीधी रेखाओं का बहुत महत्व था। एक ज्योमेट्री थी उसमें। ज्योमेट्री। बिल्कुल। और अगर हम देवनागरी के मूल अक्षरों को देखें, जैसे प,
म, ग या न, तो वो गोल या तिरछे होने के बजाय एक चौकोर ढांचे में बैठे हुए लगते हैं। अरे हाँ, उनमें एक स्पष्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल संतुलन दिखता है। सही कहा। डॉक्टर वर्मा का तर्क यही है कि उस युग की जो नागर सौंदर्य शास्त्र की भावना थी, वो सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं रही, उसने लिपियों को भी प्रभावित किया। तो ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आज के समय में मिनिमलिज्म का ट्रेंड है। वो हमारे घरों के इंटीरियर से लेकर फोन के ऐप आइकॉन्स तक हर जगह दिखता है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। उस समय नागर शैली शायद वही विजुअल ट्रेंड रही होगी। चलिए, ये तो हुआ पहला दावा, लेकिन सोर्स में जो दूसरा दावा है वो थोड़ा ज्यादा ऐतिहासिक और पारंपरिक लगता है। जी, वो दावा गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जुड़ा है और ये काफी व्यावहारिक सिद्धांत है। व्यावहारिक कैसे? मतलब उनका लिपि से क्या सीधा कनेक्शन था? ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और प्रभावशाली समुदाय थे। उनका व्यापार, प्रशासन और धर्म कर्म में गहरा दखल था। तो जाहिर है उन्हें हिसाब किताब रखने और ग्रंथ लिखने के लिए एक अच्छी लिपि चाहिए होगी। बिल्कुल। माना जाता है कि उन्होंने ब्राह्मी से विकसित हो रही इस नई लिपि को सबसे पहले अपनाया और इसका मानकीकरण किया। और क्योंकि ये नागर ब्राह्मणों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी, तो आम बोलचाल में लोग इसे नागरी कहने लगे। ये तो काफी सीधा सीधा लॉजिक है ना? लेकिन तीसरा दावा भी है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद सुना हो। ये सीधे संस्कृत भाषा से जुड़ा है। हाँ, संस्कृत विद्वानों का तर्क, उनका मानना है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि देववाणी यानी देवताओं की भाषा थी। सही। और देवताओं के इस पवित्र भाषा को जिस लिपि के नगर या ढांचे में बसाया गया, वो देवनागरी कहलाई। ये व्याख्या तो इसे एक बहुत ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा दे देती है। बिल्कुल देती है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन आम दावों से परे कुछ ऐसे प्राचीन रहस्य भी हैं जो इस लिपि की जड़ों को और गहरा कर देते हैं। जैसे कि वो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ वाला साक्ष्य मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ नागलिपि का जिक्र है। हाँ, ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में 64 लिपियों का जिक्र है, जिनमें से एक है नागलिपि। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि समय के साथ यही घिसकर नागरी बन गई। और एक राजशाही का दावा भी तो है, वो मुझे किसी थ्रिलर फिल्म के प्लॉट जैसा लगा। आप चंद्रगुप्त वाले दावे की बात कर रही हैं। हाँ, सोर्स में बताया गया है कि मौर्य और गुप्त काल के आसपास चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को लोग सम्मान से नगर कहते थे। बिल्कुल। तो ये थ्योरी कहती है कि देव के उस नगर में जो आधिकारिक लिपि इस्तेमाल होती थी वो देवनागरी बन गई। लेकिन इन सब में जिस सिद्धांत ने मेरा दिमाग सबसे ज्यादा घुमाया वो श्री आर श्याम शास्त्री का तांत्रिक प्रतीक सिद्धांत है। ओहो, श्याम शास्त्री जी का विश्लेषण, वो तो मानव मनोविज्ञान और ध्वनि विज्ञान का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। मतलब ये तांत्रिक ऊर्जा और प्रतीकों वाली बात बाकी सबसे एकदम अलग दिशा में जाती है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो होता क्या है कि तांत्रिक उपासना में यंत्र और मंडल बनाए जाते हैं। इन्हें देवनगर भी कहा जाता था। तो इनमें वो विशेष ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जैसे एक दूसरे को काटते हुए त्रिकोण, वृत्त और बिंदु, पर इन प्रतीकों के रूप में उकेरते थे। अरे वाह! बिल्कुल। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये तांत्रिक देवनागर के प्रतीक और सरल होते गए और अंततः इन्होंने संचार के लिए अक्षरों का रूप ले लिया। ये तो कल्पना करना ही रोमांचक है यार। शायद हम जो अ या क लिख रहे हैं वो सदियों पहले किसी अनुष्ठान में बना हुआ कोई त्रिकोण रहा होगा। मुमकिन है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है। हमारे पास आर्किटेक्चर है, ब्राह्मण व्यापारी हैं, देवताओं का नगर है, बौद्ध ग्रंथ है और तांत्रिक ज्योमेट्री है। इतने सारे दावों के बीच असल मतलब क्या है इसका? इन तमाम परस्पर विरोधी दावों को देखने के बाद आचार्य विनोबा भावे का विचार सबसे सटीक और सर्वमान्य लगता है। वो द अल्टीमेट वर्डिक्ट वाली बात? हाँ, उन्होंने कहा था कि देवनागरी किसी एक जाति, धर्म या राजा की बपोती नहीं है, यह असल में एक लोकनागरी है। लोकनागरी, यानी लोगों की अपनी लिपि। बिल्कुल। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों, व्यापार मार्गों और संस्कृतियों के संपर्क से जन्मी एक जनलिपि है। ये अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये किसी एक का आविष्कार नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता का साझा प्रोजेक्ट है। जी। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये एक जनलिपि है, तो सवाल उठता है कि ये भौतिक रूप से कैसे बनी? रातों रात तो ये अस्तित्व में आई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। इसकी उत्पत्ति का सफर हमें लगभग 500 ईसा पूर्व की प्राचीन ब्राह्मी लिपि तक ले जाता है।
और ब्राह्मी लिपि भी तो एकदम से नहीं टपक पड़ी होगी। सही कहा है। इसका स्पष्ट विकास क्रम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्रतीकों से शुरू होता है, जब समाज कबीलों से निकलकर बड़े शहरों में बदला। तो व्यापार का हिसाब रखने के लिए प्रतीकों की जरूरत पड़ी होगी। एग्जैक्टली। उन्हीं प्रतीकों से शुरू होकर सदियों के मंथन के बाद ब्राह्मी लिपि सामने आई, और ये देवनागरी उसी उत्तरी ब्राह्मी लिपि का सबसे परिष्कृत रूप है। ये पूरी टाइमलाइन तो मुझे किसी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स जैसी लग रही हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये दिलचस्प है। कैसे? मान लीजिए कि वो 500 ईसा पूर्व वाली ब्राह्मी लिपि हमारा ब्राह्मी 1.0 बेस कोड था। वो काम तो करता था, लेकिन सुधार की गुंजाइश थी। और फिर चौथी 5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि के रूप में पहला बड़ा विजुअल अपडेट आया। हाँ, जिसे हम ब्राह्मी का सुसज्जित रूप कह सकते हैं। इसमें अक्षरों को नया सौंदर्य मिला होगा। बिल्कुल। फिर 6ठी से 8वीं शताब्दी में आया कुटिल लिपि का अपडेट। कुटिल यानी टेढ़ा या घुमावदार, है ना? ऐसा लगता है कि यूजर्स को थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि राजकाज में लिखने का काम बहुत बढ़ गया था। जब तेज लिखते हैं तो अक्षरों में टेढ़ापन और सिरों पर ठोस आकृतियां आ ही जाती हैं। अच्छा, और फिर अंतिम चरण में क्या हुआ? 8वीं-9वीं शताब्दी में ये प्राचीन नागरी बनी। इसका पहला स्पष्ट प्रयोग राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के शिलालेखों में मिलता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा फीचर अपडेट तो 11वीं शताब्दी के बाद आया है ना, जिसे आधुनिक देवनागरी 5.0 कह सकते हैं। आप शिरोरेखा की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अक्षरों के ऊपर की वो छत, उसने तो पूरी लिपि का लुक ही बदल दिया। और ये सिर्फ डिजाइन चॉइस नहीं थे, ये कॉग्निटिव साइंस का हिस्सा था। वो कैसे? शिरोरेखा से पहले अक्षर बिखरे हुए लगते थे। रेखा खींचने से अक्षर मिलके एक शब्द बन गए। हमारी आंखें एक एक अक्षर नहीं, पूरे शब्द को एक साथ पहचानती हैं। अरे वाह! तो पढ़ने की स्पीड और समझ दोनों बढ़ गई। एक लाइन ने अक्षरों को परिवार की तरह बांध दिया। सही कहा। लेकिन जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर भारत के अलग अलग हिस्सों में गया, लोगों ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना शुरू किया। हाँ, और यहीं से वो महाविभाजन हुआ ना, जहाँ लिपियों की अलग अलग शाखाएं निकल पड़ी। बिल्कुल। प्राचीन नागरिक 2 शाखाओं में बट गई, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, गुजराती, राजस्थानी और मराठी आ गईं, जो मूल नागरी का सीधा विकास थीं। हाँ, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्रों में पत्थरों या तांबे की प्लेट्स पर लिखा जाता था। ये चीजें सीधी रेखाओं और कोणों को सह सकती थी। तो फिर पूर्वी शाखा के अक्षरों में इतनी अत्यधिक गोलाई कैसे आ गई? मतलब बांग्ला या उड़िया के अक्षर इतने गोल क्यों होते हैं? इसका जवाब उस समय के हार्डवेयर में छिपा है। हार्डवेयर? मेरा मतलब है लेखन सामग्री। पूर्वी भारत में ज्यादातर ताड़ पत्रों यानी पाम लीव्स पर लिखा जाता था। अच्छा, और उन पत्तों पर लोहे की लेखनी से खुरच कर लिखते थे। जी। अब ताड़ के पत्ते में एक प्राकृतिक रेशा होता है जो सीधा चलता है। अगर आप उस पर सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो रेखा पत्ते के रेशे को चीर देगी और पत्ता बीच से फट जाएगा। एग्जैक्टली। तो पत्ते को फटने से बचाने और तेज गति से लिखने के लिए उन्होंने सीधी रेखाओं की जगह अक्षरों को गोल घुमाकर लिखना शुरू कर दिया। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ एक भौतिक माध्यम की मजबूरी ने पूरी लिपि का विजुअल डिजाइन बदल दिया। जैसे एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखने पर हमारी हैंडराइटिंग गोल हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही। चलिए, ये तो हो गया इवोल्यूशन। लेकिन अब मैं उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ जिस पर मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। अच्छा, बताइए। हमारे सोर्स ने इसे एक वैज्ञानिक मास्टरपीस कहा है। सदियों का शोधन मान लिया, सुंदरता मान ली, लेकिन क्या ये सच में विज्ञान है या सिर्फ एक अच्छी व्यवस्था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक अच्छी व्यवस्था मान लेते हैं। क्योंकि विज्ञान में तो फिजिक्स और एनाटॉमी होती है। अक्षरों के क्रम में विज्ञान कैसे हो सकता है? वही तो देवनागरी की सबसे बड़ी खूबी है। इसका इंसान की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी और ध्वनि विज्ञान के साथ सीधा गणितीय संबंध है। मतलब अक्षरों का जो क्रम है वो रैंडम नहीं है, जैसे ABCD होता है। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में ए के बाद बी क्यों आता है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। लेकिन देवनागरी में स्वरों और व्यंजनों का पूरा वैज्ञानिक विभाजन है। वो कैसे? चलिए एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। व्यंजनों का पहला वर्ग है क वर्ग। क, ख, ग। इसे बोलिए और ध्यान दीजिए ध्वनि कहाँ से आ रही है। क, ख, ग। हाँ, ये तो गले के सबसे पिछले हिस्से यानी कंठ से आ रही है। बिल्कुल। अब इसके बाद च वर्ग बोलिए।
च छ ज। ओहो, अब ध्वनि थोड़ा आगे बढ़कर मेरे तालू से टकरा रही है, जीभ ऊपर जा रही है। है ना? इसके बाद ट वर्ग आता है। ट, ठ, ड। इसमें जीभ और आगे बढ़कर मुड़ती है। हाँ, एकदम सही। फिर त वर्ग में जीभ सीधे आपके दांतों को छूती है। त, थ, द। और अंत में आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। बाप रे, इसमें तो जीभ या गले का कोई काम ही नहीं है, सीधे दोनों होंठ टकरा रहे हैं। अब आप समझिए, ये कंठ से शुरू होकर तालू, मूर्धा, दांत और होठों तक आने का एक पूरा शारीरिक नक्शा है। वेट, ये तो सच में प्योर एनाटॉमी है। गले के सबसे अंदर से शुरू होकर एक एक कदम बाहर, होठों तक। मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक मास्टरपीस कहा जाता है। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। और मुझे लगता है इसकी वैज्ञानिकता का एक और बड़ा कारण इसकी स्पष्टता भी है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो देवनागरी का नियम बहुत पारदर्शी है। जो बोला जाता है, ठीक वही लिखा जाता है। हाँ, कोई मूक अक्षर या साइलेंट लेटर्स का कंफ्यूजन नहीं। अंग्रेजी की तरह नहीं, जहाँ KNIGHT को नाइट पढ़ते हैं और के चुपचाप बैठा रहता है। सही कहा। पाणिनि और बाद के विद्वानों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो समय के साथ करप्ट न हो। एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने सच में बहुत कुछ नया जाना है। जी, देवनागरी सिर्फ एक टूल नहीं, एक 1000 साल लंबा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। इसमें राजाओं के फरमान है, तांत्रिकों के रहस्य है, आर्किटेक्ट्स की ज्योमेट्री है और आम लोगों की व्यवहारिक जरूरतें शामिल हैं। और ये इंसान की शारीरिक रचना का परफेक्ट तकनीकी अनुवाद भी है। एक सच्ची लोक नागरी। मुझे तो लगता है सुनने वालों के लिए ये एक आहा मोमेंट होगा। जो लिपि वो रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सदियों का एक मास्टरपीस है। यकीनन। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक नया विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि इस लिपि को अपने परफेक्ट रूप तक पहुंचने में 1500 साल लगे। और लिखने के माध्यम ने, जैसे ताड़पत्रों ने, इसका आकार बदला। तो आज के इस डिजिटल युग के बारे में क्या ख्याल है? डिजिटल युग। हाँ, आज हम पत्थरों पर नहीं, कांच की स्क्रीन पर स्वाइप टाइपिंग कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड और इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वॉइस टाइपिंग भी कर रहे हैं। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अगले 100 सालों में हम देवनागरी का कोई नया डिजिटल म्यूटेशन देखेंगे? क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन या टाइपिंग स्पीड की वजह से अक्षर फिर कोई नया आकार ले लेंगे? ये बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। अगली बार जब आप अपने फोन पे टाइप करें तो सोचिएगा कि आप इस 1000 साल लंबे इवोल्यूशन के अगले हिस्से का निर्माण कर रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।